वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार प्रधान शिक्षक के लिए सेट प्रैक्टिस कराया जा रहा है, जिसमें आज डीएलएड से संबंधित प्रश्नों को देखने वाले हैं। आपके एग्ज़ाम में टोटल 75 क्वेश्चन पूछे जाएंगे डीएलएड से, जो आपके एग्ज़ाम पास कराने में बहुत बड़ा रोल अदा करने वाला है। डीएलएड से संबंधित प्रश्न बहुत लोग को याद या समझ में नहीं आता होगा, फिर भी हमें याद तो करना ही होगा अपने सपनों के लिए। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, विश्व भारती की स्थापना कब की गई थी? तो दोस्तों, विश्व भारती की स्थापना की गई थी 6 मई 1922 को। अगला प्रश्न है, व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत किस शिक्षाविद ने की थी? तो दोस्तों, व्यापक पाठ्यक्रम की वकालत की थी रविन्द्रनाथ टैगोर ने। अगला प्रश्न है, मैकाले की शिक्षा नीति कब आई थी? तो दोस्तों, मैकाले की शिक्षा नीति आई थी 1835 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं, वुड डिस्पैच का समय कब था? तो दोस्तों, वुड डिस्पैच का समय था 1854। अगला प्रश्न है, गिजुभाई बधिका का जन्म कहाँ हुआ था? तो दोस्तों, गिजुभाई बधिका का जन्म हुआ था गुजरात में। अगला प्रश्न है, गिजुभाई बधिका का शिक्षा दर्शन केंद्रित था? तो दोस्तों, गिजुभाई बधिका का शिक्षा दर्शन केंद्रित था शिक्षा हेतु बालकों के साथ हिंसा पर। अगला प्रश्न देखते हैं, दिबुआ सपन किसकी रचना है? तो दोस्तों, दिबुआ सपन रचना है गिजुभाई बधिका की। अगला प्रश्न है, किसका शैक्षणिक दर्शन बाल देवो भव पर केंद्रित रहा? तो दोस्तों, गिजुभाई बधिका का दर्शन बाल देवो भव पर केंद्रित रहा था। अगला प्रश्न है, मूंछों वाली मां के रूप में किसे जाना जाता था? तो दोस्तों, मूंछों वाली मां के रूप में जाना जाता था गिजुभाई बधिका को। अगला प्रश्न देखते हैं, वर्धा योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय निम्नलिखित में से किस शिक्षाविद को है? तो दोस्तों, वर्धा योजना का प्रारूप तैयार करने का श्रेय है डॉक्टर राधाकृष्णन को। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस वर्ष फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था? तो दोस्तों, वह वर्ष था 1837। 1837 में फारसी के स्थान पर अंग्रेजी को राजभाषा का दर्जा प्रदान कर दिया गया था। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किस कॉलेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अनुदान दिया था? तो दोस्तों, वह कॉलेज था हिंदू कॉलेज। हिंदू कॉलेज को ईस्ट इंडिया कंपनी ने सर्वप्रथम अनुदान दिया था। अगला प्रश्न है, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक का कार्य है? तो दोस्तों, बालक के समाजीकरण हेतु शिक्षक का कार्य है शिक्षक अभिभावक सहयोग विकसित करना तथा संस्कृति को हस्तांतरण का प्रयास करना। तो दोस्तों, इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, गिजुभाई को किस नाम से संबोधित किया जाता था? तो दोस्तों, गिजुभाई को संबोधित किया जाता था मुचाली मां के नाम से। अगला प्रश्न है, बाल साहित्यों की रचना बच्चों की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार किसने की थी? तो दोस्तों, बाल साहित्यों की रचना
बच्चों की प्रवृत्ति और रुचि के अनुसार की थी गिजुभाई ने। अगला प्रश्न है दोस्तों, डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने किस स्तर की शिक्षा पर विचार व्यक्त किया था? तो दोस्तों डॉक्टर मारिया मोंटेसरी ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा पर विचार व्यक्त किया था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा किससे संबंधित है? तो दोस्तों प्राथमिक शाला में भाषा की शिक्षा संबंधित है शिक्षा शास्त्र से। अगला प्रश्न है, भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, यह किसका विचार है? तो दोस्तों यह विचार है टैगोर का। भ्रमण के समय पढ़ाना शिक्षण की सर्वोत्तम विधि है, यह विचार है दोस्तों टैगोर का। अगला प्रश्न है, किस भारतीय शिक्षा शास्त्री ने सर्वप्रथम सशिक्षा की वकालत की थी? तो दोस्तों वह शिक्षा शास्त्री थे महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम सशिक्षा की वकालत की थी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, महात्मा गांधी की रचना के तहत पहला बुनियादी विद्यालय स्थापित किया गया था। तो दोस्तों महात्मा गांधी की रचना के तहत पहला बुनियादी विद्यालय स्थापित किया गया था वर्धा में। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन टैगोर की रचना नहीं है? तो दोस्तों इसमें टैगोर की रचना नहीं है, वो है ऑप्शन नंबर डी, नेशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, जो कि टैगोर की रचना नहीं है। जो रचना है उसे देख लीजिए, पर्सनालिटी, टू द स्टूडेंट, माय एजुकेशन मिशन, यह तीनों दोस्तों टैगोर की रचना है। अगला प्रश्न देखते हैं, यह किस दार्शनिक ने कहा था मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है? तो दोस्तों यह उक्ति है जे कृष्णमूर्ति का। जे कृष्णमूर्ति ने कहा था मेरा कोई शिष्य नहीं है, क्योंकि गुरु तो सच को दबाते हैं, सच तो स्वयं तुम्हारे भीतर है। अगला प्रश्न देखते हैं, किस दार्शनिक के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है? तो दोस्तों वह दार्शनिक है जॉन डीवी। जॉन डीवी के अनुसार विद्यालय एक सामाजिक प्रयोगों की प्रयोगशाला है। अगला प्रश्न देखते हैं, सीखने के गौण नियम हैं। तो दोस्तों सीखने के गौण नियम हैं बहु अनुक्रिया नियम, मनोवृत्ति का नियम तथा आंशिक क्रिया का नियम। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनशील बालक के गुण हैं। तो दोस्तों सृजनशील बालक के गुण है वह क्यों और कैसे प्रश्नों से आगे जाकर सोचता है, वह चित्रों की व्याख्या विस्तार पूर्वक करता है तथा वह अपने कार्यों और खोजों को दूसरे को बताने के लिए प्रयत्नशील रहता है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए बी सी तीनों। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनशीलता के पोषण के उपाय हैं। तो दोस्तों इसमें सभी हो जाएगा। सृजनशीलता के पोषण के उपाय हैं, कक्षा का वातावरण प्रजातांत्रिक होना चाहिए, फेरबदल, अन्वेषण व जिज्ञासा को प्रेरित करना चाहिए, अध्यापक उनके विचार को महत्व दें। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, सृजनात्मक चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है। तो दोस्तों यह बात कही गई थी रॉस के द्वारा। सृजनात्मक चिंतन ज्ञानात्मक पक्ष की मानसिक क्रिया है, यह बात कही गई थी रॉस के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं,
समाजीकरण, मिलकर काम करने, सामूहिक उत्तरदायित्व की भावना को विकसित करने और दूसरों के कल्याण संबंधित आवश्यकताओं द्वारा निर्देशित होने की प्रक्रिया है। तो दोस्तों यह बात कही गई थी बॉक्डर्स के द्वारा। अगला प्रश्न है, सृजनात्मक फीडबैक मूल्यांकन रिपोर्ट से अधिक उत्तम है क्योंकि वह शिक्षा का मूल उद्देश्य व्यक्ति के एक अच्छे भविष्य का निर्माण स्वीकार करता है। तो दोस्तों यह बात कही गई थी टॉरेंज के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, अभिसारी और अपसारी चिंतन की संकल्पना किसने दी थी? तो दोस्तों अभिसारी और अपसारी चिंतन की संकल्पना दी थी गिलफोर्ड ने। अगला प्रश्न है, बच्चों के लिए खेल सामग्री या खिलौने का चयन करते समय किस बात पर विचार नहीं करना चाहिए? तो दोस्तों हमें विचार नहीं करना चाहिए बच्चों का आर्थिक स्तर पर। अगला प्रश्न है दोस्तों, कलाइडोस्कोप किससे बनता है? तो दोस्तों कलाइडोस्कोप बनता है कार्डबोर्ड, कांच के टुकड़े और कुछ अव्यवस्थित क्षेत्र से। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा डाई आइडिया नहीं है? DIY। तो दोस्तों इसमें डाई आइडिया नहीं है, ऑप्शन नंबर बी, बाजार से खिलौना हवाई जहाज। अगला प्रश्न देखते हैं, किस आयु से बच्चे संचित तरीके से दूसरे के साथ खेलने की इच्छा को प्रदर्शन करते हैं? तो दोस्तों वह एज है 6 से 8 वर्ष तक। 6 से 8 वर्ष तक बच्चे संचित तरीके से दूसरे के साथ खेलने की इच्छा का प्रदर्शन करते हैं। अगला प्रश्न है, फाउंडेशनल स्टेज पर खेल व गतिविधि आधारित पद्धति को क्रियान्वित करने का आवश्यक घटक क्या है? तो दोस्तों वह आवश्यक घटक है बाल अनुकूलन परिवेश। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से पारंपरिक इमारत खिलौनों को पहचानें। तो दोस्तों इसमें पारंपरिक इमारत खिलौना हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जिगसॉ पजल्स। अगला प्रश्न है, किसने कहा खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं? तो दोस्तों खेल भाषा और विचार के विकास में सहायक होते हैं, यह बात कही गई थी लेवागोस्की के द्वारा। अगला प्रश्न देखते हैं, कलाइडोस्कोप किसकी समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है? तो दोस्तों कलाइडोस्कोप प्रतिबिंब और अपवर्तन के विज्ञान का प्रत्यक्ष समझ विकसित करने के लिए बहुत उपयोगी है। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं, किस आयु वर्ग पर खिलौना आधारित शिक्षण प्रारंभ किया जाना चाहिए? तो दोस्तों वह आयु वर्ग है 3 से 4 वर्ष। थैंक यू।